बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9वीं की लोक भारती की किताब की पहली इकाई और उसमें से जो पाठ क्रमांक 4 दिया गया है किताबें, उसका अभ्यास करेंगे। प्रस्तुत पद्य के कवि हैं कवि गुलजार। सबसे पहले हम लोग प्रसिद्ध कवि गुलजार जी का परिचय देखेंगे। इनका जन्म 18 अगस्त 1936 में अर्थात स्वतंत्रता पूर्व भारत में हुआ था। जन्म हुआ था जिला झेलम, पंजाब राज्य के दीना गांव में। गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। आप एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार भी हैं। गुलजार जी की प्रमुख कृतियां हैं रात, यह लघु कथा संग्रह है। रवि पार, यह कथा संग्रह है। रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्मीने की, ये कविता संग्रह है। खराशे, यह कविता संग्रह है और कहानी का कोलाज है। प्रस्तुत जो पद्य है उसके बारे में अब हम लोग अभ्यास करेंगे। यह जो पद्य है यह नई कविता का नमूना है। अब नई कविता किसे कहते हैं? तो नई कविता अर्थात आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा नई कविता है। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्यों के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो चलो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले किताबें इस पद्य का प्रकट वाचन। यहाँ पर कवि कहते हैं, किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र नहीं आती घर में। जो रिश्ते वो सुनाती थी वह सारे उधड़े उधड़े हैं। कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़ते हैं। बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। जुबां पर जो जायका आता है था जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपनी रिहल की सूरत बनाकर निम सजदे में पढ़ा करते थे। छूते थे जबी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। अर्थात इस पद्य के माध्यम से कवि हम लोग जो आजकल
किताबों को पढ़ना ही भूल गए हैं और उसी के कारण किताबें बहुत दुखी है और उन्हीं किताबों का दुख दर्द प्रस्तुत पद्य द्वारा कवि गुलजार जी ने हमारे सामने मार्मिक ढंग से रखा है। चलो तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहली 4 पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं। देखिए, यहाँ पर कवि कहते हैं, किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ नए शब्द आए हैं, उनका अर्थ देखेंगे। सबसे पहला शब्द है झांकना। झांकना का अर्थ है छिप कर देखना। तकना, इसका अर्थ भी देखना है। हसरत यानी उम्मीद से, बड़ी कामना से, और सोहबत का अर्थ है संगत। तो चलो बच्चों, इन 4 पंक्तियों का अब हम लोग अर्थ देखेंगे। यहाँ पर कवि कहते हैं कि कंप्यूटर के युग में किताबों की पहले जैसी उपयोगिता न रह जाने के कारण अपनी तीव्र मानसिक पीड़ा का चित्रण यहाँ पर करते हुए किताबें कहती है कि आजकल हम सबको अर्थात किताबों को हमने क्या किया है, अलमारियों में बंद कर दिया है। यानी आजकल किताबें अलमारियों में रखने की चीज़ हो गई है। अब उन्हें अलमारी से निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और बंद अलमारी की ओर देखने पर ऐसा लगता है जैसे किताबें अलमारी के शीशों से कवि की ओर झांक रही हो। उनकी इच्छा है, उनकी कामना है कि कवि उन्हें बाहर निकालकर उन्हें पढ़े। कवि कहते हैं कि अब तो महीनों गुजर जाते हैं, उन किताबों से मिलना ही नहीं होता है। एक समय ऐसा था जब कवि की पूरी शाम इन किताबों को पढ़ने में ही लग जाती थी, पर अब अक्सर अर्थात अब किताबों को पढ़ना ही बंद हुआ है। आगे कवि कहते हैं, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैनी रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। यहाँ पर 2 शब्द नए आए हुए हैं। पहला शब्द है कदरे। कदरे का यहाँ अर्थ है मूल्य, मायने या कीमत। और दूसरा शब्द है सेल, विज्ञान में जिसे हम कोशिका कहते हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि पुराना जमाना खत्म हो गया। किताबें पढ़ने वाला मनुष्य अब कंप्यूटर के पर्दों पर अपना काम करता है और इसीलिए किताबें क्या है, बेचैन है। तो देखो यहाँ कवि क्या कहते हैं। कवि कहते हैं कि कंप्यूटर आने के पहले उनकी जो शाम थी वह किताबें पढ़ने में बिता करती थी, पर जब से कंप्यूटर आ गया है तब से वे कंप्यूटर पर ही पढ़ते और लिखते हैं। इसलिए उनकी शाम कंप्यूटर के पर्दे पर बीतने लगी है और इसी वियोग के कारण किताबें बहुत बेचैन रहने लगी है, क्योंकि कवि अब क्या नहीं करता, किताबों को पढ़ता नहीं है। अब हालत यह हो गई है कि ये किताबें नींद में भी चलने लगी है, अर्थात वे कवि को अब सपने में कभी दिखाई देती है। इन किताबों से
जिन मानवीय मूल्यों की जानकारी मिलती थी, अर्थात ये किताबें हम पर जो संस्कार करते थे, और वे संस्कार कैसे होते थे, तो अक्षुण्ण हुआ करते थे। वे मानव मूल्य अब घर में नज़र नहीं आते हैं। ये किताबें रिश्तों, संबंधों के बारे में हमें बताती थी। इस तरह से किताबें चली जाने के कारण या किताबें अलमारी में बंद रहने के कारण मनुष्यों को मिलने वाले मानवीय मूल्य भी आजकल कम दिखाई देने लगे हैं। यहाँ पर कवि यही कहते हैं। आगे कवि कहते हैं, वे सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़ते हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं। वो सब अल्फाज जिनके पर अब नहीं मानी नहीं उगते। यहाँ पर कुछ नए शब्द आए हैं। पहला शब्द है उधड़ना, अर्थात सिलाई टूटना। सफ़ा का अर्थ है पन्ना। सिसकी अर्थात धीरे धीरे रोने वाली आवाज़ या धीरे धीरे रोने का शब्द। लफ्ज़ का अर्थ है शब्द। टूंड यानी ठूंठ, और मानी यानी अर्थ। यहाँ कवि कहते हैं कि किताबों की प्रशंसा इन पंक्तियों में कवि करते हैं, और किताबों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ये किताबें रिश्तों, संबंधों के बारे में हमें बताती थी। वे सारे संबंध अब उधड़ गए हैं, यानी खत्म हो गए हैं, टूट से गए हैं। अब वे उन किताबों का कोई पन्ना पलटते हैं तो उनकी हालत देखकर उन्हें रोना आ जाता है और उनके गले से सिसकारी निकलने लगती है। इन पन्नों से कोई शब्दों के अर्थ फटक कर गिर पड़ते हैं। बिना अर्थ वाले शब्द ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे वह बिना पत्तियों वाला कोई ऐसा ठुंड हो जिस पर अब कोई अर्थ नहीं उगने वाला है। आगे कवि कहते हैं, जुबां पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। कुछ नए शब्द आए हैं जिनका अर्थ हम लोग देखेंगे। जुबा यानी जीभ, जायका का अर्थ है स्वाद, तह बतह यानी परत दर परत, पर्दा जिसे अंग्रेजी में स्क्रीन कहा जाता है, जाति का अर्थ है निजी, और राब्ता का अर्थ है संपर्क। कवि यहाँ कहते हैं कि पुस्तकों और कंप्यूटर पर पृष्ठ पलटने के तरीके के बारे में कवि कहते हैं, किताबों के पृष्ठ पलटने में जीभ को एक प्रकार का स्वाद मिलता था। अर्थात जब भी हम किताब का पन्ना पलटते हैं तो अपनी उंगली मुंह में डालकर उसे गीला करके उसे पलटते हैं। तो यहाँ पर उसी के बारे में कवि कहते हैं कि जब भी किताबों के पृष्ठ हमारी जीभ को क्या देते हैं, बदलते समय एक स्वाद देते हैं। लेकिन अब क्या हो गया है, अब कंप्यूटर पर उंगली से क्लिक करने पर पृष्ठ पलक झपकते ही बदल जाता है। पर्दे पर मन चाहे ढंग से एक के बाद एक कोई भी पृष्ठ खोला जा सकता है। इसके कारण लोगों का किताबों से बना हुआ जो निजी संपर्क था वह टूट गया है। आगे कवि कहते हैं, कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपनी रिहल की सूरत बनाकर निम सजदे में पढ़ा करते थे,
छूते थे जबी से, वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। यहाँ पर कुछ नए शब्द आए हैं। पहला है सीना, सीना अर्थात छाती, गोदी यानी गोद, इल्म अर्थात ज्ञान। रिहल किसे कहते हैं? तो आपने प्राचीन काल में या पुराने जो फिल्में हैं उनमें देखा होगा कि रिहल का अर्थ है किताब रख कर पढ़ने के लिए एक काठ का अर्थात लकड़ी का एक प्रकार का खुलने और बंद होने वाला साधन होता था, उसे कहा जाता था रिहल। निम सजदे अर्थात आधा माथा टेकना, आइंदा यानी भविष्य में, और जबी का अर्थ है माथा। यहाँ पर कवि कहते हैं कि किताबों के संपर्क के बारे में कवि यहाँ कहते हैं कि किताबें पढ़ते समय वे किताब को कभी छाती पर रख कर लेट जाते थे तो कभी उसे अपनी गोदी में रख लेते थे, कभी अपने घुटनों को रिहल की तरह बनाकर पुस्तक उस पर रख कर आधा माथा टेक कर पढ़ते थे, उसे माथे पर चढ़ाते थे ताकि भविष्य में भी उससे ज्ञान प्राप्त होता रहे। यहाँ पर कवि ने प्राचीन काल में किताबें किस तरह से पढ़ा जाता था यह बताया है। अंत में कवि कहते हैं, मगर वो जो किताबों से मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। यहाँ पर एक नया शब्द आया है रुक्के। रुक्के का अर्थ है छोटा पत्र। अंत में कवि कहते हैं कि किताबों के साथ कुछ रोचक बातें भी जुड़ी हुई होती है। कंप्यूटर पर आधारित हो जाने पर अब शायद उनका अस्तित्व नहीं होगा। यहाँ पर कवि कहते हैं, किताबों में कभी कभी किसी के लिए फूल या संदेश पत्र भी दिया जाता था, जिन्हें लोग सूख जाने पर भी संभल कर रखते थे। ये उनके संबंधों को ताज़ा करते थे। किताबों के गिरने और उठने के बहाने कुछ लोगों के जिंदगी भर के संबंध जुड़ जाते थे। कवि कहते हैं कि जब किताबों का उपयोग नहीं होगा तो ऐसे संबंध कैसे बनेंगे। इस तरह से प्रस्तुत पद्यपाठ में कवि गुलजार जी ने किताबों के माध्यम से अर्थात पुस्तकों के माध्यम से मनुष्य का जो पुस्तकों के साथ पुराने काल में संबंध था उन क्षणों को हमारे सामने रखने का प्रयास किया है और हमें यहाँ प्रेरणा दी है कि हमें फिर से किताबों की ओर बढ़कर उनको पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर यह पद्यपाठ समाप्त हुआ। इस पद्यपाठ पर आपको कुछ गृह कार्य करना है। सबसे पहले आपको इस पद्यपाठ का प्रकट वाचन करना है। इसके बाद इस पद्यपाठ में जो कवि गुलजार जी हैं उन गुलजार जी का परिचय लिखना है, प्रमुख कृतियों के नाम लिखने हैं और पद्य का विषय लिखना है। पद्यपाठ में आए हुए जो नए शब्द हैं उन नए शब्दों का अर्थ लिखकर पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में आपको लिखना है। धन्यवाद।